तो पुत्र अब रेजोनेंस कंसेप्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले रेडियो ट्यूनर। तो आप सबको पता है एयर के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडियो स्टेशंस के सिग्नल अवेलेबल होते हैं। जब आपने रेडियो की मदद से सॉन्ग सुनना होता है तो आप क्या करते हैं, एंटीना लगाते हैं और उस एंटीना का काम होता है हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करना। मैं फिर कह रहा हूं, वो सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है। सपोज 92.7, 93.5, 98.3, 107.2 और जितने हैं उन सबको ये रिसीव करता है। एंटीना का काम सबको रिसीव करना है, तो वो इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को भेजेगा टुवर्ड्स द रेडियो। अब रेडियो को हम करेंगे ट्यून। रेडियो ट्यूनिंग के अंदर हम यूज करते हैं एलसी सर्किट को इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूनर, जब हम नॉब को रोटेट करते हैं, ट्यूनर को रोटेट करते हैं, तब हम एडजस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ इंडक्टर को। नाउ डेज वी आर ऑल्सो एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो। ठीक है जी। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज को, यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे, जिसकी मदद से लेट्स सपोज हम पाएंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा 1/2 पाई अंडर L इंटू सी, से दैट फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों सर हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वी हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड पावर इन द सर्किट। ठीक है पुत्र। तो लगा लीजिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने एग्जांपल लिया हुआ 92.7, एक 92.7 की पर्टिकुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जब हमने एडजस्ट किया तो उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो गया। ठीक है ना। एक इंडक्टर की फिक्स वैल्यू, कैपेसिटर की फिक्स वैल्यू पे भैया ये वैल्यू आ गई। अच्छा आ गई, जब आई तो भैया अब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। करंट जैसे ही मैक्सिमम होगा, सपोज ये ग्राफ आपको याद होगा, ये लास्ट में ड्रॉ करवाया था आपको, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपीडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है तो करंट मिनिमम हो जाता है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जिसको आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हो, उस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा I नॉट पुत्र, और यही वैल्यू मैंने दी है 92.7 हर्ट्ज को। तो यानी कि जितने भी सिग्नल्स आ रहे थे उन सब सिग्नल्स में से रेडियो के अंदर अब वो फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 92.7, वो गेट कर रही है मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर को। तो यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से जो भी साउंड्स या जो भी मैसेज आ रहा होगा वो मैक्सिमम पावर लेके बाहर आएगा, तो आपको वो क्लियर कट सुनाई देगा। चाहे गाना है, चाहे न्यूज है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो सुनाई देगी 92.7। ठीक है मतलब। हालांकि ध्यान दें, ये जो हमारी बेल शेप्ड ग्राफ है, इस बेल शेप ग्राफ के अंदर मैंने एक वैल्यू I नॉट बाई √2 भी लिखी है, यानी कि IRMS वैल्यू। तो I नॉट से I नॉट बाई √2, यानी पीक और IRMS वैल्यू के बीच में जितने भी करंट होंगे उन सब की करंट की वैल्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ ये जो रेड लाइन मारी हुई है मैंने, सपोज ये हो गया μ1, ये हो गया μ2। ठीक है मतलब। यहां से यहां तक का जो ये छोटा सा बैंड बन रहा है, इस बैंड के बीच में जितने भी फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशंस होंगे अगर, तो उन सब की पावर और उन सब की जो करंट वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। इन दैट केस वो सारे यहाँ पे सुनाई देंगे। सबसे बढ़िया I नॉट वाला ही सुनाई देगा, बट बाकी सारे भी सुनाई देंगे, क्योंकि सर उससे कम और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उनका साउंड ऑलमोस्ट कम होगा, क्योंकि पावर और एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, करंट बहुत कम होगा। ठीक है मतलब। अब यही रीजन होता है बैंड विड्थ का कि एक पर्टिकुलर स्टेशन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बैंड विड्थ अलॉट कर दिया जाता है कि भैया आपको इतना बैंड विड्थ दे दिया, इससे कम या इससे ज्यादा हम दूसरे स्टेशंस को दे सकेंगे, लेकिन इसके दौरान बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम किसी और स्टेशन को अलॉट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, सपोज 92.7 आप सुनना चाहते हो, सपोज आपने किसी सिग्नल को 92.8 या 92.9 दे दिया किसी स्टेशन को, और जब आप ट्यून कर रहे हो तो गलती से वहां पे 92.8 हो गया। जैसे 92.8 हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो आपको सुनने लग जाएगा। तो आप सुनना 92.7 चाहते थे, सुनने लगे 92.8, तो नुकसान हो गया ना रेडियो स्टेशन वाले को। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए ये किया जाता है। ठीक है मतलब। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी राइज हुआ था कि सर कि अगर ऐसा है तो क्या 93.5 या बाकी जो सिग्नल्स है वो यहाँ नहीं सुनाई देंगे? सुनाई हमें क्लियर नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पावर और करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। लगा लीजिए यहाँ पे है कहीं पे 93.5, सपोज ये रहा 93.5।
ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राफ साफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो करंट की वैल्यू है वो इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे इस टाइम पे कितनी है सर, बहुत कम है, तो वो सिग्निफिकेंट है नहीं। लेकिन अगर आप फिर से एल को चेंज करो, एडजस्ट करो, फिर से आपकी नई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। सपोज अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 93.5 हो जाएगी। उस केस के अंदर अब जो आपका कर्व है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो गया, वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी कि इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 93.5 पे आएगी। अब सर 92.7 पे तो ऑलमोस्ट कम हो गई, तो वो नहीं सुनाई देगा आप। सो दिस इज द रीजन कि एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ अलॉट की जाती है, ठीक है, और नियर बाय फ्रीक्वेंसी पे स्टेशंस हमें नहीं सुनाई देते हैं। तो अगला टॉपिक है पुत्र शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है, आपका जो कर्व है, मैंने दो कर्व बनाए हैं पुत्र, एक कर्व के अंदर मैंने ये जो बेल है ये लंबी सी कर दी और पतली कर दी, एक कर्व के अंदर बेल मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी और मोटी कर दी। तो आपके हिसाब से दोनों बेटर किस में होगा? देखिए हम यहाँ पे यही समझेंगे, 92.7 को हमने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लगाई और 93.5 साथ वाली दोस्त है, ठीक है जी, और दोस्त को साथ लेके नहीं चलना, नहीं तो दोनों की आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पे देखिए 92.7 पे करंट मैक्सिमम है और 93.5 पे बहुत कम है, तो यहाँ पे हमारे को यही सुनाई देगा। लेकिन इस केस के अंदर 92.7 का करंट तो मैक्सिमम है, लेकिन 93.5 का भी सिग्निफिकेंट है, यानी कि वो भी सुनाई देने लग जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, यानी कि ये नुकसान हो गया। तो इट मीन्स टू गेट अ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, टू गेट अ गुड क्वालिटी, हम ऐसे कहें टू गेट अ गुड क्वालिटी शार्पनेस शुड बी मैक्सिमम। शार्पनेस जो है वो मैक्सिमम हो, शार्पनेस शुड मैक्सिमम। अगर शार्पनेस मैक्सिमम होगी पुत्र तो अगला टॉपिक देखें बैंड विड्थ, ठीक है जी, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का क्या मतलब था अभी मैंने आपको बताया। लेट्स सपोज कर लीजिए ये अब मैं रब कर रहा हूं, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है जी एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। अब मैंने आपको बताया था कि पुत्र यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा आई नॉट, लेकिन एक सिग्निफिकेंट करंट होगा आई नॉट बाय √2 IRMS वैल्यू, जहां पे अगेन हो सकता है वहां पे अगर कोई सिग्नल हुआ तो वो भी सुनाई देने लग जाएगा। सही है गलत है पुत्र? और उसकी वैल्यू आप ध्यान से देखें, दो वैल्यूज पे आ रही है, एक ω1 और एक ω2। लेट्स सपोज अब ये जो विड्थ है यहां से यहां तक, जहां तक की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे सकती है, इसे कहा जाता है बैंड विड्थ। अब आप समझाइए कि गुड क्वालिटी साउंड के लिए शार्पनेस अगर मैक्सिमम है तो बैंड विड्थ भी मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए? मिनिमम। जितना ही बैंड विड्थ कम हो उतना बेटर। बैंड विड्थ शुड मिनिमम, ठीक है मतलब। और बैंड विड्थ को हम शो करते हैं से डेल्टा ओमेगा से। डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला हम ω2 - ω1 भी लिख सकते हैं पुत्र, या फिर हम ये कहें दिस इज द रीजन फ्रॉम वेयर जो करंट है वो I0/√2 से I0 पे गया और फिर वहां से I0/√2 पे आया। सही है गलत है पुत्र? यानी कि पावर जो है, पावर I0 पे मैक्सिमम हुई और I0/√2 पे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर मैक्सिमम जो होती है वो यहाँ पे हाफ हो जाती है। तो यानी कि पावर भी इस बैंडविड्थ के अंदर हाफ से मैक्सिमम हुई और मैक्सिमम से फिर हाफ हुई। तो ये बैंडविड्थ जितना छोटा होगा, बैंडविड्थ जितनी छोटी होगी, शार्पनेस उतनी अच्छी होगी, यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड उतना बेटर होगा। इसीलिए इन फ्रीक्वेंसीज को आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज पे पावर कितनी जाती है पुत्र? मैक्सिमम का हाफ। यहां तक क्लियर हो गया जी? तो पुत्र डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसका फॉर्मूला है R/L, याद कर लीजिए। अब उस हिसाब से आप बैंडविड्थ चाहते हो स्मॉल हो, यानी कि मिनिमम हो, कम से कम हो, तो इस केस के हिसाब से फॉर्मूला जो है R जो है वो स्मॉल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा ओमेगा, और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो L लार्ज होना चाहिए। टू गेट अ शार्पनेस bandwidth should be small. To get a small bandwidth, resistance should be small and inductance should be large. L large हो और R small हो। अब अगर आपको कोई ω1 या ω2 का वैल्यू भी पूछे पुत्र, आप देखो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ω0 है पुत्र। अब ये पूरा बैंडविड्थ का वैल्यू आपने बताया R/L, तो ये कितना हो जाएगा? R/2L, और ये भी कितना हो जाएगी पुत्र? बैंडविड्थ बराबर डिवाइड किया ना R/2L।
तो ओमेगा 1 का फॉर्मूला क्या होगा सर, ओमेगा नॉट माइनस आर बाय 2l। ठीक है, तो ऐसे ओमेगा 1 का फॉर्मूला सर ओमेगा नॉट प्लस आर बाय 2l। इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट द नियर बाय फ्रीक्वेंसीज और बेटर टू से हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वेयर द करंट इज I naught by under root 2 और पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो बताओ नेक्स्ट है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। डेफिनेटली वर्ड खुद ही बता रहा है कि मैं ऐसा फैक्टर हूं जो मेरे को क्वालिटी बताएगा। तो यानी कि अगर आपके रेजोनेंस की, आपके रेडियो ट्यूनिंग की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको साउंड भी अच्छा सुनाई देगा। तो अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ साउंड जानना चाहते हो तो एक तो शार्पनेस मैक्सिमम और बैंडविड्थ मिनिमम। ठीक है जी, इसके लिए आपने कहा कि हम रेजिस्टेंस को क्या रखना चाहते हैं, मिनिमम, और इंडक्टेंस को रखना चाहते हैं मैक्सिमम। अब इसको क्वालिटी फैक्टर से देखिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√L इंटू सी, बैंडविड्थ का R बाय L। तो इसको सॉल्व करोगे पुत्र, ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा, L बाय R इंटू 1/L इंटू सी। L को अंदर लेके जा रहा हूँ, 1/R इंटू √L बाय सी। अच्छा, तो भैया यहां से आप देखो, आप क्या चाहते हो, क्वालिटी फैक्टर अच्छा हो, यानी कि लार्ज हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो उस हिसाब से रेजोनेंस कैसी होनी चाहिए सर, रेजिस्टेंस कम हो, स्मॉल हो। ठीक है, क्या दोनों बात सही है? सही है। ठीक है, इंडक्टेंस कैसा हो सर, लार्ज हो। और इवन यहां से हमें यह भी पता लग जाता है कि कैपेसिटेंस भी स्मॉल हो, कैपेसिटेंस भी स्मॉल हो। ठीक है जी, तो क्यू फैक्टर विच इज इक्वल टू 1/R इंटू √L बाय सी will be large if resistance is small, है ना, capacitance is small, inductance is large, then हमारा साउंड इज गुड। ठीक है, हमारा जो रेडियो स्टेशन का साउंड होगा वो गुड आएगा।